नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो पहला पेपर है उसको हमने शुरू किया था, जो कि जीके एंड जीएस का है, सामान्य ज्ञान का पेपर है। और उसमें हम कुछ टॉपिक का डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें हमने मौर्य संस्कृति को देखा, गुप्त संस्कृति को देखा। अब अपने एक नया जो टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं, और इससे पहले हमने प्राचीन काल के अंदर शिक्षा पद्धति और शिक्षण संस्थानों को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार के विषय में, यानी भारतीय संस्कृति का जो विदेशों में प्रसार हुआ वो किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से अवशेष हमें वहाँ पर मिलते हैं, कौन कौन से प्रमाण वहाँ पर हमें मिलते हैं, जिससे हम जान सके कि वहाँ पर जो है हमारी संस्कृति हुआ करती थी। बौद्ध धर्म हुआ करता था, हिंदू धर्म हुआ करता था दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। और दोस्तों, अगर आपको ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस करने वाले हैं, इसी प्रकार से अच्छे से एक एक टॉपिक को करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने देखिएगा यही हमारा सिलेबस है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्ता पीरियड, ये अपने पूरा कर चुके हैं। सेकेंड टॉपिक के अंदर अपने एनिशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कर चुके हैं, ये अपने कर चुके हैं। अभी अपने बात करेंगे इंडियन कल्चर एक्सपेंशन अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड के अंदर जो हमारी इंडियन कल्चर है उसका प्रसार कैसे हुआ था, उसके विषय में हमें बात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, और इसका पहला भाग है। क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसे अपने दो वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति के प्रसार की प्रेरक तत्व, सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों में हुआ कैसे, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो विदेशों में पहुंची कैसे। एक सिंपल सा ओवरव्यू अपने ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें व्यापार की। तो दोस्तों, भारतीय व्यापारी जो है वो धन का अर्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए विदेशों में जाया करते थे दोस्तों। और जब जाते थे तो उस समय जो प्राचीन दक्षिणी पूर्वी एशिया हुआ करता था, दक्षिणी पूर्वी एशिया था, वो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। और इस दक्षिणी पूर्वी एशिया को हम कहते थे स्वर्ण भूमि। क्या कहते थे प्यारे दोस्तों? स्वर्ण भूमि कहते थे। और इसी कारण से ये जो क्षेत्र है ये भारतीयों के लिए एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र बना। हमारे लोग वहाँ पर पहुँचे, धीरे धीरे वहाँ रहे भी, और आगे से आगे जो है वहाँ पर जब हम वहाँ जाते थे तो अपनी बातें भी बताते थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। अब एक बात समझिएगा कि किसी भी संस्कृति का प्रसार दूसरी जगह कैसे होगा। जैसे राजस्थान में पंजाब की संस्कृति या फिर दिल्ली के अंदर राजस्थानी संस्कृति आपको कैसे मिलेगी? जब यहाँ के लोग वहाँ पर जाएंगे तभी तो फैलेगी ना। तो हमारे लोग भी, भारतीय लोगों में सबसे पहले अगर हम व्यापारी की बात करें तो व्यापार तो हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में भी कहाँ कहाँ से चलता था दोस्तों। तो ये तो उसके बाद की बात अपने कर रहे हैं। तो उस समय क्या था कि प्राचीन जो दक्षिणी पूर्वी एशिया था वो बहुत ही समृद्ध था, स्वर्ण भूमि हम इसे कहते थे। वहाँ से हमारे व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, और इसी कारण से भारतीय संस्कृति जो है वो वहाँ पर पली बढ़ी और वहाँ पर फैली। दूसरा हम कहें उपनिवेश। उपनिवेश होता है किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करके अपने जो आर्थिक उद्देश्यों के लिए वहाँ पर जो है शासन करना, और वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित करना। इस तरह से वैसे तो इसका बहुत बड़ा व्यापक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर हम इतनी ही बात करेंगे। तो कुछ भारतीय युवक, साहसी युवक, जैसे हम कहें अशोक के पुत्र कुस्तन, अशोक के पुत्र थे कुस्तन ने कहाँ पर देखिएगा, खोतान के अंतर्गत जा करके अपने उपनिवेश की स्थापना की थी दोस्तों। ऐसा तिब्बत की ऐतिहासिक जनश्रुतियाँ हैं, वहाँ पर भी हमें ऐसी जानकारी मिलती है। एक कौंडिन्य नामक ब्राह्मण हुआ करता था, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण था, वो भी स्वर्ण भूमि गया। कहाँ पर गया? स्वर्ण भूमि गया, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया गया, और वहाँ पर भी अपने उपनिवेश की स्थापना की। चीनी इतिहास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फुनान जो है, फुनान को भी भारतीय उपनिवेश बताया गया है।
भारतीय उपनिवेश बताया गया। यानी यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने भी इसके अंदर भारतीय उपनिवेश स्थापित करने के अंदर जो है महत्वपूर्ण रोल निभाया। और जहाँ हमारा उपनिवेश होगा वहाँ पर संस्कृति पलेगी बढ़ेगी भी। जैसे हम कहें कि भारत में अंग्रेजी संस्कृति बढ़ी, कैसे बढ़ी? क्योंकि अंग्रेजों का भारत पर अधिकार हुआ और अधिकार होने के बाद में अपने व्यापारिक उद्देश्य से भी अन्य उद्देश्यों से भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिस सत्ता में जो होगा, सत्ता में जो सरकार होगी, जो धर्म होगा, वही उसका प्रचार प्रसार भी किया करता है। तो यही होता है और यही होता आ रहा होता है, यही आगे भी चलता ही रहता है दोस्तों। तो आगे हम बात करें धर्म प्रचार की, तो धर्म प्रचार के लिए भी स्पेशली देखिएगा, धर्म प्रचार के लिए भी यहाँ पर जो है हमारे लोग पहुँचे थे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप याद कर सकते हैं, सारनाथ के अंदर देखिएगा जब हम बात करते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन की, तो धर्म चक्र प्रवर्तन करते समय महात्मा बुद्ध ने कहा था अपने भिक्षुओं से कि तुम विचरण करो, यानी इधर उधर जाओ। किसके लिए? किसके लिए? दूसरे लोगों के हित के लिए, उनके सुख के लिए, लोगों पर दया के लिए आप जो है विचरण करो, जाओ और अपने इस चीज़ का जो हमारा धर्म है और हमारे धर्म के अंदर जो अष्टांगिक मार्ग है उसका प्रचार प्रसार करो ताकि लोगों का दुख दूर हो सके। उन्होंने अपने भिक्षुओं को कहा कि हमारे जो मानव का जो जन्म हुआ है वो दूसरों के दुख दूर करने के लिए हुआ है। तो संसार दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है, लोग जानते नहीं हैं। तो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने निकाला कि इस अष्टांगिक मार्ग से जो दुख है वो दूर हो सकते हैं। तो दुख को दूर करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, लोगों के हित के लिए इन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए। तो इससे जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो भारतीय सीमाओं को लांघ करके दूसरे स्थानों पर पहुंचे, अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया और इसलिए बहुत सारे देश जो हैं वो भारत के सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत भी आ जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति के इस प्रकार से हम कुछ प्रेरक तत्व देख सकते हैं जहाँ से ये संस्कृति जो है वो बाहर पली बढ़ी और पहुँची थी दोस्तों। अब हम देखें भी भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वो कहाँ कहाँ हुआ। तो 3 भागों में बांटकर हम इसे पढ़ने वाले हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में चंपा, कम्बुज, हुनान, जावा, मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, श्रीलंका और म्यांमार के अंतर्गत हम देखेंगे। पश्चिमी एशिया में देखिएगा गंधार या अफगानिस्तान का ही भाग है। मध्य एशिया में चीन, खोतान, कुची और तिब्बत, इनके विषय में भी हम बात करेंगे। कुछ अन्य होगा तो इनके विषय में भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारे चीज़ें हमें पढ़नी है। तो थोड़ा बड़ा टॉपिक था, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है हम इसे 2 क्लासेज में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिएगा यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया से शुरू करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों को देखते हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। तो भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हम पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो देखिएगा, एक तो थोड़ा सा हमें यहाँ समझ लेना है, एक तो हमारे पास में है मध्य एशिया और एक हमारे पास में है दक्षिणी पूर्वी एशिया। 2 भाग हैं जहाँ मुख्यतः प्रचार प्रसार हुआ। तो मध्य एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो प्रचार प्रसार था वो किसका हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। लेकिन आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर हिंदू संस्कृति के अवशेष जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ जो है हमारे जो शासक हुआ करते थे उनके विजय अभियान रहे, व्यापारियों के धनार्जन की इच्छा रही, धर्म प्रचार की भावना रही, ये अभी हमने बात भी की थी। तो इसी के कारण यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रभाव रहा। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर आपको हिंदू संस्कृति का जो है ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है और इसी कारण से सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव भी यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ अब हम एक एक चीज़ को आराम आराम से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया में कंबोडिया यानी कम्बुज के विषय में। किसके विषय में बात करने वाले हैं? कंबोडिया या कम्बुज के विषय में। तो यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जिसे हम कहते हैं कंबोडिया, वर्तमान में जिसे हम कंबोडिया कहते हैं, वर्तमान में जो कंबोडिया है या जो कंबोडिया के उत्तरी भाग में अगर हम बात करें कम्बुज है वो भारत का ही क्या हुआ करता था? उपनिवेश हुआ करता था। ये एक प्रकार से भारत का ही उपनिवेश हुआ करता था।
यहाँ एक शासक हुआ करते थे भव वर्मा। कौन से? भव वर्मा जो थे, उन्होंने ही फूनान देश प्रदेश को जीत करके अपने राज्य के अंतर्गत मिला लिया था दोस्तों। यहाँ सबसे पहले हमें याद करना है ये किसका उपनिवेश था? ये भारत का उपनिवेश था। तो कंबोडिया या कंबुज जिसे हम कहते हैं, किसका उपनिवेश है? भारत का ही उपनिवेश है। प्राचीन काल में कंबोडिया जो था वो फूनान साम्राज्य का भाग हुआ करता था। यही अभी हमने डिस्कस किया था कि जो यहाँ के राजा थे भव वर्मा, उसने फूनान को जीता और फूनान को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था दोस्तों। और इसी समय अगर हम बात करें जो हमारे हर्ष थे, हर्ष की अगर हम बात करें, हर्ष के समकालीन एक राजा हुआ करते थे ईशान वर्मा। कौन थे? ईशान वर्मा जो राजा थे, उसके समय में भी यहाँ पर खूब सारी उन्नति हुई थी। यहाँ पर खूब सारी उन्नति होती है। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो उसमें एक नाम विशेषता आता है। प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य ने, किसने दोस्तों? प्रथम शताब्दी के अंदर कौंडिन्य नामक व्यक्ति था जिसने भारतीय साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की और फिर आगे से आगे ये चलता रहा था दोस्तों। 12वीं शताब्दी के अंतर्गत खमेर वंश के राजा थे सूर्यवर्मन। उन्होंने कंबोडिया के अंगकोरवाट में विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एक महान और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर मानी जाती है दोस्तों। और काफ़ी बड़ा, या हम कहें विश्व का सबसे बड़ा विशाल विष्णु मंदिर भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मंदिर है दोस्तों। यह मंदिर जो है वो पूर्णतः पत्थर से बना हुआ है। इसमें किसी प्रकार से चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। यहाँ से प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? एक तो यहाँ जो प्रश्न बन जाता है प्राचीन नाम और वर्तमान नाम से संबंधित बन जाता है। दूसरा, यहाँ पर अगर कोई विशेष उपलब्धि, जैसे कोई मंदिर है, कोई बौद्ध धर्म का कोई स्तूप बना हुआ है, तो उसके विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न बनते हैं, जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो यही है कि ये किसका उपनिवेश था? भारत का था। कंबोडिया किसका भाग था? फूनान साम्राज्य का भाग था। यहाँ पर भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कौंडिन्य ने प्रथम शताब्दी के अंदर यहाँ पर जो है भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने जो है कंबोडिया के अंगकोरवाट में जो है विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मन ने जो है यहाँ पर विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। एक तो ये बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा देखिएगा जो हमें याद रखना है, इसी मंदिर के संबंध में ही बात करें हम, इसकी दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं पर आधारित मूर्तियां बनी हुई दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ पर मोटे तौर पर हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास में आता है अंगकोरवाट का मंदिर, जो आपको अच्छे से याद करना है। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मा का हो चाहे सूर्यवर्मन का हो, एक ही बात है, सूर्यवर्मन ने इसको बनाया था दोस्तों। ये अच्छे से याद रखना है आपको। कब बनवाया था? तो ये 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसका निर्माण जो है करवाया गया था। यहाँ के प्रतापी शासक सूर्यवर्मा द्वितीय हम कह सकते हैं, सूर्यवर्मा द्वितीय थे। उसने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और जो अंगकोरवाट के नाम से जाना जाता है। और आज के समय में ये क्या है? एक प्रकार से बौद्ध विहार भी हो गया दोस्तों। बौद्ध विहार भी यहाँ आपको देखने को मिलता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और ये अपनी मूर्ति कला के लिए विशेषतः जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस नदी के किनारे है, तो ये मेकांग नदी के किनारे है दोस्तों। किस नदी के किनारे है? मेकांग नदी के किनारे हैं। और यहाँ थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको कि अंगकोरवाट जो मंदिर है वो विश्व के विशाल मंदिरों में से एक है। विश्व के जो बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों में से ही एक है। और ये जो विष्णु का मंदिर है वो पृथ्वी से 70 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितना मीटर ऊंचा है? 70 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। ये ऐसा हम कह सकते हैं कि कंबोज ही नहीं, कंबोडिया ही नहीं, संसार का भी ये एक श्रेष्ठ मंदिर है दोस्तों। और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। एक कंबुज में ही अंगकोरवाट भी है, उसकी भी अपने बात करेंगे। अंगकोरथाम का भी एक मंदिर है। अंगकोरथाम जिसे अपनी ब्रियन मंदिर कहते हैं। अंगकोरवाट और अंगकोरथाम ये दो हैं दोस्तों।
और यहाँ पर भी देखिए पौराणिक धर्म के हमें अवशेष मिलते हैं। तो अंकोर वाट बहुत विशाल मंदिर है, इसीलिए ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। भारत से बाहर इतना बड़ा मंदिर मिलना अपने आप में एक आश्चर्य की बात हो सकती है। कंबुज से प्राप्त शिलालेखों में शकाब्द शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों? शकाब्द शब्द हमें देखने को मिलता है। शक मने शक सम्मत वाला हो गया, अब्द मने हो गया वर्ष, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी शक सम्मत का प्रयोग हुआ करता था। तो इसलिए ये सारे के सारे क्या है? प्रमाण हैं भारतीय संस्कृति के। तो आपको याद क्या रखना है? अंकोर वाट जो है कंबुज में है, कंबोडिया में है। यशोवर्मन ने इसको बनवाया था, 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाया था। विश्व धरोहर में ये शामिल है। मूर्तिकला के लिए जाना जाता है। मेकांग नदी के किनारे पर ये बना हुआ है। इसी तरह का ये बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है। विश्व के विशाल मंदिरों में से एक नाम इसका आता है। 70 मीटर ऊंचाई हम इसकी देख सकते हैं। इसी की तरह का एक और मंदिर है अंकोर थाम्ब्रियन मंदिर, उसकी भी अपने आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ के शिलालेखों की भाषा भी आपको कौन सी देखने को मिलती है? संस्कृत। अब तो पक्का ही हो जाता है कि यहाँ पर हमारी संस्कृति का प्रसार रहा होगा। 9वीं सदी में ही कंबुज के शासक थे यशोवर्मा। उन्होंने यशोवर्मा द्वितीय हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या कहा हमने, सूर्यवर्मा द्वितीय, जो अंकोर वाट बनाया वो सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया। और 9वीं सदी में कंबुज के शासक हुआ करते थे यशोवर्मा। उन्होंने यशोधपुर एक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया, और यहाँ पर अंकोर धाम का एक विशाल मंदिर बनाया जो कि एक शिव मंदिर है, ब्रियन मंदिर है, जिसकी अपनी अभी बात कर रहे थे दोस्तों। प्रारंभ में यहाँ पर मतलब कंबोडिया की ही बात करें, कंबुज की बात कर रहे हैं, पौराणिक धर्म प्रचलित था। बाद में यही किस में कन्वर्ट हो गए? ये सारे के सारे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी ये यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म सर्वव्यापी बन जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, कंबोडिया में हमें क्या क्या याद करना है, कंबुज में हमें क्या क्या याद करना है। कंबोडिया के अंतर्गत हमें याद करना है सबसे पहली बात कि ये भारत का उपनिवेश था। यहाँ पर देखिएगा सबसे प्रसिद्ध सबसे ऊंचा मंदिर है कौन सा? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो यहाँ पर बना हुआ है। और देखिए विशाल मंदिर है, मेकांग नदी के किनारे है, मूर्तिकला के लिए जाना जाता है, विश्व धरोहर में शामिल है दोस्तों। यहाँ के लोग जो है शक सम्मत का प्रयोग किया करते थे दोस्तों। यहाँ की भाषा भी कैसी हुआ करती थी? संस्कृत ही भाषा हुआ करती थी। और यहाँ पर देखिएगा आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि भारतीय देवी देवताओं की पूजा भी यहाँ पर हुआ करती थी। यहाँ पर आपको वेद है, पुराण है, महाभारत है, इनका गठन भी उसी प्रकार से होता था जैसा कि आजकल हमें यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है दोस्तों। ये अंकोर वाट का मंदिर है जो आप देख सकते हैं, इसकी विशालता। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अगली संस्कृति की, अगले स्थान की, जिसका नाम है वियतनाम, अनाम, या फिर हम इसे कह सकते हैं चंपा। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि हिंद चीन जो हमारा क्षेत्र है उसका सबसे प्राचीन उपनिवेश अगर कोई आता है तो वो कौन सा आता है? वो चंपा आता है दोस्तों। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार चंपा का उल्लेख हमें वायु पुराण में भी मिलता है। किस नाम से मिलता है? अंग द्वीप के नाम से मिलता है। यानी वायु पुराण के अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है। किसका? चंपा का उल्लेख किया गया है। किस नाम से किया गया है? अंग द्वीप के नाम से किया गया है प्यारे दोस्तों। चीनी जनश्रुति की बात करें तो चंपा की जो स्थापना है 192 ईस्वी के आसपास की गई थी। चंपा की स्थापना भद्रवर्मन या भद्रवर्मा यहाँ पर एक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान शासक हुआ करता था। उसी के समय चंपा राज्य का विस्तार हुआ। चंपा की शासन भाषा भी कैसी थी? संस्कृत ही हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये हमें क्या क्या याद रखना है? सबसे प्राचीन उपनिवेश था। वायु पुराण में इसे अंग देश कहा गया है, अंग देश या अंग द्वीप कहा गया है दोस्तों। चंपा की स्थापना कब हुई? 192 ईस्वी के आसपास हुई। भद्रवर्मा या भद्रवर्मन का नाम आपको याद रखना है। ये वो व्यक्ति है जो संस्कृत का विद्वान था। इसी के समय जो चंपा राज्य का ज़्यादा विस्तार हुआ और यहाँ की जो शासन की जो भाषा है वो भी कौन सी हुआ करती थी? संस्कृत हुआ करती थी। वियतनाम
दूसरी शताब्दी में एक हिंदू राज्य हुआ करता था, हिंदू शासन था यहाँ पर, जिसके प्रमाण हमें मिलते हैं। अभिलेखों में यहाँ के जो राजा हैं, ये एक अलग बात है दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी हो जाती है, रामायण के पात्रों से की गई थी। जैसे हमारे रामायण में जो राम हैं, जो दशरथ हैं, उनके साथ में पात्रों के साथ में तुलना यहाँ के अभिलेखों में यहाँ के राजाओं के साथ में की गई है दोस्तों। वियतनामी साम्राज्य जो था उसके 3 भाग माने जाते हैं। उत्तरी भाग अमरावती, मध्य भाग विजय और दक्षिणी भाग जो है उसे अपने पांडुरंगा कहते थे। शायद कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है, राजा भद्रवर्मा ने माइसोन नगर में भद्रेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। राजा भद्रवर्मा ने माइसोन नगर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और दोस्तों यही क्वेश्चन जो है आपसे इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। कौन सा मंदिर कहाँ है और किसने निर्माण करवाया, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इनको आपको याद करना है दोस्तों। यहाँ पर भी शक सम्मत जो है वो प्रचलित हुआ करता था, जो कि हमारा भी राष्ट्रीय सम्मत है, वहाँ पर भी हुआ करता था दोस्तों। चंपा के जो शासक थे, लगभग अपने ऐसा कह सकते हैं सभी भारतीय जो हमारे शास्त्र हैं उनके बहुत अच्छे ज्ञाता हुआ करते थे। संस्कृत आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती है। ये आपका जो रह गया माइसोन का मंदिर, तो हालत देख सकते हैं, ईंटों से बना हुआ मंदिर है ये। फिर हम बात कर लेते हैं अगले स्थान की, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जावा, जिसे यवद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम यवद्वीप ही था। ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है दोस्तों। चीनी जनश्रुति की अगर माने तो 65 ईस्वी के आसपास के लगभग यहाँ पर भारतीयों ने आकर के बसना शुरू कर दिया था, अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। यहाँ पर अधिकार कहें या फिर आना जाना कहें उनका शुरू हो गया था, वहाँ पर बसने लगे थे। जावा में भारतीय नामों से आपको सुमेरु पर्वत मिलेगा, गोमती नदी मिलेगी, सरयू नदी मिलेगी, इस तरह के नाम वहाँ पर रखे गए हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वहाँ पर भी हमारी संस्कृति थी और बिल्कुल है भी, है ना। दूसरी शताब्दी में देव वर्मा जो थे उन्होंने यहाँ पर भारतीय राज्य की स्थापना की, ऐसा माना जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ उसका श्रेय किसको जाता है, गुणवर्मा को जाता है। और गुणवर्मा जो है, गुणवर्मा कौन थे, तो गुणवर्मा जो थे वो कश्मीर के राजा सगानंद के पुत्र थे। किसके? संगानंद के पुत्र थे। इन्होंने राज्य संभालना इनको अच्छा नहीं लगा, उसके स्थान पर इन्होंने भिक्षु व्रत धारण कर लिया, यानी कि भिक्षु बन गए और पूरे अपने मनोयोग से जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गई। इसके बाद देखिएगा, ये हम थोड़ी सी इन्हीं की बात कर लेते हैं, गुणवर्मा की ही बात कर लेते हैं। भिक्षु व्रत लेने के बाद में ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। फिर ये लंका से होते हुए जावा पहुँचे। जावा पहुँचने के बाद इसका प्रभाव इतना रहा कि यहाँ के राजा रानी ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। लेकिन उसी समय एक विदेशी सेना ने जावा पर आक्रमण कर दिया। अब अहिंसा प्रधान हो गए थे वहाँ के राजा, बौद्ध राजा, तो उसको भी धर्म संकट हो गया कि युद्ध करेंगे तो अहिंसा का व्रत जो है वो टूट जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि गुणवर्मा ने उन्हें समझाया कि दस्युओं को नष्ट करना कोई हिंसा नहीं है, आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना तो एक सच्चा धर्म आता है। इसी से जो गुणवर्मा थे उसकी कीर्ति जो है वो देश देशांतर फैल गई और इतनी फैली कि चीन के राजा ने तो खुद गुणवर्मा को चीन आने के लिए इनवाइट किया था दोस्तों। और 431 के आसपास एक भारतीय जहाज को लेकर के वो चीन भी पहुंचे। वहां पर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म का भी खूब प्रचार प्रसार किया था दोस्तों। जावा में 5वीं शताब्दी के आसपास राजा पूर्णवर्मा के भी हमें शिलालेख देखने को मिलते हैं और उससे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की प्रधानता हुआ करती थी। यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है बोरोबुदुर का मंदिर। आगे अपने इसके विषय में भी बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, हमने बात की थी गुणवर्मा के विषय में, तो गुणवर्मा जो है वो लंका होते हुए जावा पहुंचा था और इसी के प्रभाव से जावा के राजा रानी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अभी हमने इसकी डिस्कस की। 431 ईस्वी में
गुणवर्मा जो था एक भारतीय जहाज को लेकर के चाइना तक पहुंचता है और वहां पर अपना प्रचार प्रसार करता है। शैलेंद्र राजाओं के समय बोरोबुदुर का एक भव्य स्तूप बना था दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। जकार्ता से लगभग 8 मील दूर बोरोबुदुर केड के मैदान में एक पहाड़ी पर बना हुआ है मंदिर है। और ये विशाल स्तूप जो है सीढ़ीनुमा 9 चक्कर से मिलकर बना है। सीढ़ीनुमा 9 चक्कर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ऊपर का चक्कर अपने नीचे के चक्कर से भीतर की ओर सिमटा हुआ होता है, थोड़ा छोटा होता है दोस्तों। ये इतना कुछ याद करने की बात नहीं है, बस आपको स्तूप के गलियारे में 1500 चित्रावली मिलेगी, जो सारे के सारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि ये पूरी तरह से किसको संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बोरोबुदुर में सिर्फ बौद्ध मंदिर है, आपको शिव मंदिर भी जावा के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। पूर्वी जावा में पनरातन है, एक पनरातन नामक स्थान है। वहाँ पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो भी हिंदू संस्कृति का ही प्रतीक माना जाता है दोस्तों। बोरोबुदुर के पास में चांदी बेनान नामक एक स्थान है, वहाँ पर भी आपको शिव मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध धर्म का है, वहाँ पर हिंदुओं के भी खूब सारे शिव मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। भारत के समान ही वहाँ पर बहुत सारे हिंदू और बौद्ध धर्म के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। एक अलग सी आश्चर्य की बात है। बोरोबुदुर स्तूप को मजूमदार ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। ये एक अच्छी बात है, आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। इसके बाद में दोस्तों ये है एक विशालतम स्तूप और विहार माना जाता है। किसकी बात करें अपने बोरोबुदुर की, ये बहुत ही विशालतम स्तूप है और एक बहुत ही विशालतम विहार है। 1991 के अंदर इसे देखिएगा शामिल कर लिया गया, किसमें, विश्व धरोहर के अंतर्गत। बोरोबुदुर के अलावा यहाँ पर बहुत सारे शिव मंदिर भी हैं। भारत के समान यहाँ हिंदू और बौद्ध मंदिर हैं, जिन्हें चपड़ी कहते हैं दोस्तों। ये याद रखना, चपड़ी क्या होते हैं, मंदिर हैं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मंदिर, जो भारत के समान ही कहाँ पर बनाए गए हैं, जावा के अंदर बनाए गए हैं। जावा में भी शक सम्मत आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी शक सम्मत चलता था। ये आपका बोरोबुदुर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना विशाल का है, इसकी विशालता का अंदाज़ा जो है आप लगा सकते हैं। तो इसे 8वां आश्चर्य कहना चाहिए या नहीं चाहिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली बिल्डिंग है ये। फिर हम बात कर लेते हैं सुमात्रा या स्वर्ण द्वीप के विषय में। किसके विषय में, सुमात्रा या स्वर्ण द्वीप के विषय में। इंडोनेशिया में ही है ये। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जावा भी है। जावा के बाद में देखिएगा सुमात्रा जो है वो सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया का माना जाता है। यह कई बार आपके ज्योग्राफी में आ जाता है क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर के अंदर ही। यहाँ का प्राचीन केंद्र जो था, सुमात्रा का जो प्राचीन केंद्र था वो था श्रीविजय। 4वीं शताब्दी में श्रीविजय नामक हिंदू साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की गई थी। चीनी यात्री इत्सिंग जो है स्वदेश लौटते समय 688 से 95 के आसपास यहाँ पर रहा था, इतने समय तक यहाँ पर रहा। उसने यहाँ पर अनेक संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था दोस्तों। सुमात्रा में जानने के लिए इतना ही है, ज़्यादा कोई विशेष अपने यहाँ पर नहीं है। सुमात्रा का एक पुराना नाम स्वर्ण द्वीप भी हमें मिलता है दोस्तों। कौन सा नाम मिलता है, स्वर्ण द्वीप मिलता है। अगर आपसे स्वर्ण भूमि कहा जाए तो फिर वो दक्षिणी पूर्वी एशिया का हमारा समृद्ध क्षेत्र आता है। बंगाल के जो पाल शासक थे उनके साथ इनके राजनीतिक संबंध हुआ करते थे। तो यहाँ पर याद क्या क्या रखना है, इत्सिंग यहाँ पर आके गया था। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका प्राचीन क्षेत्र जो केंद्र जो था वो श्रीविजय हुआ करता था दोस्तों। प्राचीन नाम इसका स्वर्ण द्वीप है, ये याद रखना। फिर हम बात कर लेते हैं बोर्नियो के विषय में। ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हिंद चीन क्षेत्र में है। हिंदू उपनिवेश था। 4वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना हुई। हिंद चीन द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर आपसे पूछा जाए तो बोर्नियो ही है। कौंडिन्य वंश के राजाओं का यहाँ पर शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था, कौंडिन्य वंश के राजाओं का यहाँ पर शासन हुआ करता था। यहाँ के जो संस्कृत शिलालेख है उसमें आपको मूल वर्मा और अश्ववर्मन का नाम भी देखने को मिलता है। ये हमने एक यहाँ पर देखा था, बोर्नियो की अपनी बात कर रहे हैं।
बोर्नियो जो है चौथी शताब्दी के अंदर देखिएगा भारतीय उपनिवेश बना था। चौथी शताब्दी के आसपास हिंदू जो शासक थे उन्होंने इसे अपना एक उपनिवेश बना लिया था दोस्तों। यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये है कि संस्कृत भाषा और भारतीय देवताओं के जो देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि की मूर्तियाँ हमें यहाँ से खूब सारी प्राप्त होती हैं। एक कोम्बेक की गुफा है दोस्तों। कौन सी गुफा है? कोम्बेक की गुफा है, बलुआ पत्थर से बनी। वहाँ पर आपको 12 मूर्तियाँ मिलती हैं। 12 मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें शिव गणेश नंदी स्कंद महाकाल आदि की मूर्तियाँ जो हैं वो शामिल हैं। किस किस की मूर्तियाँ इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं? शिव है, गणेश है, महाकाल है, इनकी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। नंदी है, स्कंद है ना, और शिव तो विशेषतः है ही है। इसके बाद में एक और डिस्कस कर लेते हैं अपने म्यांमार के विषय में, जिसे हम वर्मा के नाम से जानते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शाक्य वंश के अधिराज ने, किसने? शाक्य वंश का था अधिराज, जिसने उत्तरी वर्मा के अंदर हिंदू राज्य की स्थापना की थी। टोलेमी ने अपने ग्रंथ भूगोल में यहाँ के भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का उल्लेख किया है। तो इसके जो प्रमाण हैं यहाँ पर भारतीय संस्कृति के होने कि जो हमें टोलेमी का जो भूगोल है वहाँ से भी हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए म्यांमार में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी, तो शाक्य वंश के अधिराज ने की थी। बर्मा की रानी को आज भी महादेवी कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में यहाँ पर द्वारावती नामक हिंदू साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। ये तो इतना तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कोई मंदिर वगैरह कुछ ऐसी स्मारक अगर मिला है तो वो आपको विशेषता याद रखना होता है। इससे पहले अशोक जो थे उन्होंने भी यहाँ पर अपने धर्म प्रचारक भेजे थे, ये आते ही रहते थे। 11वीं शताब्दी में यहाँ पर राजा अनिरुद्ध ने पगान में आनंद मंदिर बनवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसमें भगवान की 31 फीट की एक प्रतिमा है। इसकी दीवारों पर आपको, मंदिर की दीवारों पर जातक कथाएं आपको देखने को मिल जाएगी। बौद्ध मंदिर ही एक प्रकार से अपने से कह सकते हैं। पगान का आनंद विहार भारतीय विहारों की ही एक अनुकृति है दोस्तों। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बर्मा का कानून और विधान शास्त्र है वहाँ का, वो भी भारतीय प्राचीन जो स्मृति साहित्य हुआ करते थे, ग्रंथ हुआ करते थे, उन्हीं पर आधारित है। तो देख सकते हैं कितना गहरा प्रभाव होगा, है ना। बौद्ध धर्म को हमने कहाँ कहाँ देखा, बस जहाँ जन्म हुआ भारत में वहाँ पर आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी चीन में तो खूब चलता है और इन देशों में भी खूब लोग शांति से प्रेम से वहाँ पर रहते हैं जहाँ जहाँ पर इसका प्रचार प्रसार हुआ था दोस्तों। मेडगन एक गांव है जहाँ पर स्वर्ण पत्र पर 2 लेख हमें मिलते हैं, जिसमें कदम लिपि और पाली भाषा पर बुद्ध के वचन लिखे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कदम लिपि हो गई, पाली भाषा का यहाँ पर प्रचार आप देख सकते हैं। ये एक प्रमाण हो गए दोस्तों। स्वर्ण पत्र पर 2 लेख मेडगन नामक गांव में जो हमारा बर्मा है, म्यांमार है, वहाँ पर मिलते हैं। 5वीं शताब्दी तक भारत के धर्म, भाषा और लिपि को बर्मा जो है पूरी तरह से अपना चुका था। यानी यहाँ पर यही सब कुछ चलता था भारत का। आज भी यहाँ पर बुद्ध धर्म ही प्रचलित है। ये आपका मंदिर है आनंद मंदिर, इसको याद रखना। आनंद मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास। इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा, सारे कुछ एक नए टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है। तो दोस्तों PDF वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।